नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके सामने मंथन भाई रतन गुर्जर यूट्यूब चैनल में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को खूब लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मेहनत करके आपके सामने जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर से नहीं आए, यही मेरी कोशिश है। आप नोट्स बना लिया करो, फिर आप हल किया करो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी गाइड से या कोई भी प्रश्न पत्र है वो आप हल किया करो, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां अपन ने पढ़ी। कल हमने राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां पढ़ी और आगे हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां अब ये जो शक्तियां हैं इसमें ज़्यादा नहीं है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियां थोड़ी लंबी थी, विस्तृत थी। पढ़ाने में तो राष्ट्रपति पूरे टॉपिक को हम 2 या 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन टुकड़ों के माध्यम से राष्ट्रपति को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा करके आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना सही है। इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कूटनीतिक एवं सैनिक शक्तियाँ आदि के बारे में आज हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति की वित्त से संबंधित ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं। तो एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। भारत में एक वित्त आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वह शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। कोष्टक में लिख रहा हूँ, नियुक्ति एवं शपथ राष्ट्रपति द्वारा। भारत में एक वित्त आयोग होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं शपथ राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग में 5 सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित 1 अध्यक्ष और 4 और सदस्य हैं। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ये भी मैं छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। हालांकि अपन राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहीं ये चीज़ें याद हो जाए तो अच्छा रहेगा। 15वां वित्त आयोग, इसका कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में NK सिंह हैं। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हैं। पहला वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष KC नियोगी थे।
अक्सर एग्जामों में कुछ तथ्य आते हैं, वो आपको और डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा। प्रथम कौन था, वर्तमान कौन है, कार्यकाल कितना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं तथा हमारे गलत हो जाते हैं। तो वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग केंद्र और राज्य, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, संसदात्मक के साथ साथ संघात्मक शासन व्यवस्था भी पाई जाती है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें होती है। तो केंद्र और राज्य की सरकारों में वित्त का विभाजन, वित्त का बंटवारा कैसे होगा, ये वित्त आयोग तय करेगा। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की स्थापना कर रहा है। तो वो वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो संसद को या कार्यपालिका को माननी होती है। तो उसी के आधार पर राज्यों में वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो ये आपको पक्का याद होना चाहिए। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगली बात, कोई भी धन विधेयक, कोई भी को हटा दो, धन विधेयक व वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में या लोकसभा में धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या है, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये भी मैं आपको जब हम संसद पढ़ेंगे, संसद के जो विधेयक पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे डिटेल से। धन विधेयक में कोई भी कर लगाना, कोई भी कर हटाना, कर में वृद्धि करना या कर में कटौती करना, ये आदि से संबंधित विधेयक धन विधेयक में होते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं, क्योंकि सामान्य विधेयक पर, जैसे कि मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति की शक्तियों में, ये सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन वही विधेयक अगर वापस पारित करके संसद राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, लेकिन धन विधेयक पर बाध्य नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। धन विधेयक व वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में लाया जाता है। तीसरी वित्तीय शक्ति से संबंधित है कि आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। दोस्तों, आकस्मिक निधि क्या है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी हम संसद में पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत मैं बता ही देता हूँ। एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है, एक लोक निधि भी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 268 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और भारत में या सरकार को ऐसी कोई ज़रूरत महसूस हो कि अभी धन की आवश्यकता है, तो संचित निधि से जो धन निकाला जाता है
वो संसद की अनुमति से ही निकाला जाता है। लेकिन आकस्मिक निधि पर जब संसद का सत्र ही नहीं चल रहा हो, उस समय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, क्योंकि सारे पावर राष्ट्रपति को है, लेकिन आप ये ध्यान में रखो कि सारे ही पावर मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, इसीलिए हम राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष कहते हैं। तो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह से वो आकस्मिक निधि में से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब संसद का सत्र आहूत होगा, उस समय वो संसद से पारित होना आवश्यक है। कोई भी अनुदान की मांग, कोई भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में लाई जा सकती है। एक दोस्तों, प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है। बजट केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, लेकिन बजट राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखना कि प्रतिवर्ष बजट लोकसभा में, क्योंकि बजट केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है। आकस्मिक निधि के ऊपर जो धन होता है वो लगभग ये कोष 500 करोड़ रुपए का है। इससे राष्ट्रपति अपनी अनुमति से, जैसे कुछ दिनों पहले कश्मीर में झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी, श्रीनगर पूरा डूब गया था, तो उस समय राष्ट्रपति, संसद का सत्र नहीं चल रहा था, तो राष्ट्रपति अपनी आकस्मिक निधि में से ही पैसे निकाल करके सहायता के लिए सरकार को दिए जाते हैं। या भूकंप आ जाए, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उस समय ये राशि निकाली जाती है। ये आप ध्यान में रखें। तो ये मुख्य वित्त से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको पॉज करके अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। जो मुख्य बातें थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों से संबंधित, वो मैंने आपको यहाँ बताई है। अब आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायपालिका से संबंधित या न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है, उसके बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, जैसे कि न्याय का मतलब न्याय से संबंधित या कोर्ट से संबंधित राष्ट्रपति के पास ऐसे कौन से पावर है जिनका वो उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें भी आप पॉइंट के हिसाब से चलेंगे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
दोस्तों, यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अलग अलग भी बता सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति व शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश हैं, तो उन 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उनको शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उन अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। तो इसमें अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हालांकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति व शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के माध्यम से शपथ दिलाएगा। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा ही, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाएगा? देखो, शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति तो उस संबंधित राज्य में नहीं जाएगा, तो शपथ उनको उस संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। ये यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। आपको ध्यान रखना है विशेष कि कहाँ फर्क आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है एवं शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलवा रहा है, लेकिन राज्य में संबंधित राज्य का राज्यपाल ही मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति में कुछ और अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र नहीं होता है एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है। तो ये स्थानांतरण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट से संबंधित जो शक्तियां हैं वो मैंने आपको बताई, ये न्यायिक शक्तियों में आता है। अब राष्ट्रपति की एक शक्ति और आती है अनुच्छेद 72 में, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकता है। अब क्षमादान की शक्ति में हम इसको कुछ टुकड़ों में पढ़ेंगे। टुकड़ों में ऐसे, क्या राष्ट्रपति बिल्कुल मृत्युदंड वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और उसमें कुछ कठोर कारावास को सामान्य कारावास में बदल सकता है, मृत्युदंड को
आजीवन कारावास में बदल सकता है। ये चीज़ मैं आपको टुकड़ों के माध्यम से अलग अलग बता देता हूँ। समाधान में एक होता है पूर्ण क्षमा, इसमें मृत्युदंड को पूर्णतया माफ कर देता है। इसमें व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है। जो भी अपराध उस व्यक्ति ने किया है, अपराधी ने, उसको राष्ट्रपति ने बिल्कुल माफ कर दिया, तो उसको अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है कि इसने कोई अपराध नहीं किया है या अपराध इसका समाप्त है या इसको माफ कर दिया गया है। ये मामला काफ़ी हाईलाइट रहता है मृत्युदंड को माफ करने का, क्योंकि भारत में ऐसा चल रहा है जैसे अफजल गुरु ने संसद पर हमला किया था, उसको काफ़ी लंबे टाइम बाद फांसी की सज़ा सुनाई गई। अजमल कसाब ने बॉम्बे में हमला किया था, उसको काफ़ी बाद राष्ट्रपति ने सज़ा सुनाई थी, प्रणब मुखर्जी ने। तो राजीव गांधी के जो हत्यारे थे, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की, उनका केस भी काफ़ी लंबा चला। तो वो सब लोग जो अपराधी होते हैं, 3 प्रकार की हमारे देश में जो कोर्ट है, जिला सेशन न्यायालय, सेशन कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी, वो व्यक्ति हाई कोर्ट जाएगा। उस राज्य में हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में भी सज़ा बरकरार रही, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी, वो व्यक्ति दया याचिका लगाने के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है या उसकी दया याचिका को खारिज कर सकता है। इसके संबंध में राष्ट्रपति के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतने दिन में वो उस पर दया याचिका को खारिज करेगा या उसको माफ़ कर देगा। तो क्योंकि राजीव गांधी के जो हत्या करने वाले लोग थे, उनका मामला लगभग 22 साल चला, तो मद्रास हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी, राष्ट्रपति के पास गए, मामला ऐसे चलता रहा। दया याचिका ना तो खारिज की, ना उनको मृत्युदंड दिया, तो काफ़ी टाइम बीत गया। फिर उन अपराधियों ने ये तर्क दिया कि वकील के माध्यम से कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जा सकती है। जब राष्ट्रपति ने बहुत देरी की सज़ा सुनाने में, वो व्यक्ति वापस मद्रास हाई कोर्ट चले गए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, हम एक तरह से मानसिक रूप से वैसे ही मर चुके हैं, ये उनका तर्क था। तो वकील कुछ भी तर्क देकर के उस मामले को अपने फेवर में ले सकते हैं, क्योंकि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी कुछ ऐसी ही है। तो आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस हाई कोर्ट कैसे गया, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो इस वजह से वो हाई कोर्ट में गया। तो पूर्ण क्षमा मृत्युदंड को पूर्णतया माफ कर सकता है। और दूसरा आता है लघुकरण। लघुकरण में अपराधी के सजा की प्रकृति को बदला जाता है। प्रकृति को बदला जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, उसकी प्रकृति चेंज हो गई। या जिसको कठोर कारावास दिया है उसको साधारण कारावास में बदला जा सकता है। तो ये हो गया लघुकरण। समाधान को मैं आपसे डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं हो। परिहार। परिहार में सजा की मात्रा
सजा की मात्रा को बदला जाता है। जैसे किसी को 10 साल की सजा दे दी है तो उसको 5 साल करना, 10 साल की सजा को 5 साल करने के लिए परिहार का प्रयोग होता है। परिहार के बाद ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं। विराम, विराम में सजा भुगतने वाले अपराधी की प्रकृति, व मात्रा दोनों को कम किया जाता है। जैसे 8 साल के कठोर कारावास को 4 साल के साधारण अवकाश में साधारण सजा में बदला जाता है। तो प्रकृति भी चेंज हो गई और मात्रा भी चेंज हो गई। 8 की जगह 4 हो गया, कठोर की जगह साधारण हो गया। तो ये विराम होता है। 5वां होता है प्रविलंब। इसके तहत अपराधी की सजा को रोक दिया जाता है या स्थगन कर दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए स्थगन किया जाता है। विराम जो है, प्रकृति और मात्रा, ये क्यों कम की जाती है? क्योंकि राष्ट्रपति को अगर लगे, जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसको आप इतनी सज़ा नहीं दे करके उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसको कम किया जाता है, क्योंकि सज़ा भुगतने वाली वो महिला हो सकती है, लेकिन गर्भवती महिला जो कि उसका बच्चा बच्ची है वो सज़ा नहीं भुगत सकता है। इसीलिए उसको प्रकृति को या मात्रा को दोनों को कम किया जाता है। और जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है उसकी सज़ा को भी परिस्थिति अनुसार राष्ट्रपति विराम के तहत कम कर देता है। ये चीज़ आप क्षमादान से संबंधित आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आगे, क्या क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? यस, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और क्षमादान की जो शक्ति है, आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई है, लेकिन क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति किसके माध्यम से करेगा? राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति भी मंत्री परिषद की सलाह से किसी भी मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को माफ़ करेगा या सज़ा कम करेगा। सब किसके कहने पर करेगा? तो मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। यह आपने लिख लिया होगा। इसके अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या फ़र्क है? क्या राज्यपाल भी किसी भी मृत्युदंड अपराधी को माफ़ कर सकता है? या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि केवल राष्ट्रपति ही
क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं राज्यपाल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्षमादान से संबंधित मान लो राज्यपाल अपन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ लेंगे, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी पूर्ण क्षमा की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये ध्यान में रखना आपको, पूर्ण क्षमा की नहीं है, लेकिन लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंब की शक्ति प्राप्त है। पूर्ण क्षमा की शक्ति प्राप्त नहीं है, बाकी वो उसकी प्रकृति को कम कर सकता है, उसकी मात्रा को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति और मात्रा दोनों को कम कर सकता है, उसके सजा को स्थगन कर सकता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राज्यपाल ये साथ में बताने का उद्देश्य ये होता है क्योंकि आप जो नए नए अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनके दिमाग में इधर से राष्ट्रपति घुस गया, उधर से राज्यपाल घुस गया। मुझे पता है, मैंने भी तैयारी की तो वही होता था, आपके साथ भी वही होता है। लेकिन आप हताश मत होइए, आप उसको लिंक करके कि राष्ट्रपति की इस मामले में ये शक्ति है तो राज्यपाल की क्या है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को एक और शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 143। 143 में क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह मांग सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये सलाह मानने के लिए ना तो राष्ट्रपति बाध्य है ना सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि वो उनको सलाह दे। दोनों चीज़ याद रखें, ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य है, ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। जैसा कि कृष्णा जल विवाद के मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सलाह देने से मना कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ये न्यायिक शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। डिप्लोमेटिक पावर्स। राष्ट्रपति को ऐसी कौन सी कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त है एवं सैनिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कूटनीतिक एवं सैनिक शक्तियां। देखो, राष्ट्रपति के नाम से ही अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति की सहमति से किए जाते हैं, लेकिन वो सब चीज़ आप जान रहे हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय समझौते या राष्ट्रपति, आप लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय समझौता
राष्ट्रपति की सहमति से किया जाता है। और राष्ट्रपति किसी भी देश में राजदूत नियुक्त करता है और राष्ट्रपति किसी भी देश में उच्चायुक्त नियुक्त करता है। देखो, उच्चायुक्त और एम्बेसडर, राजदूत, दोनों एक ही है, लेकिन फर्क ये है दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है ये राजदूत कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त कहलाते हैं। राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं दोस्तों? जो इंग्लैंड के अधीन थे, लगभग 54 देश हैं। उन देशों में राजदूत उच्चायुक्त कहलाएंगे, बाकी अन्य देशों में राजदूत कहलाते हैं। ये आपको कुछ ध्यान रखना है। और दूसरे देशों के जो उच्चायुक्त या राजदूत होते हैं, उनका भी स्वागत राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौता राष्ट्रपति की सहमति से किया जाता है। राष्ट्रपति दूसरे देशों में राजदूत नियुक्त करता है, राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त नियुक्त करता है, और सैनिक शक्तियों में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, और तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नियुक्तियों में मैंने बताया था, वैसे राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, और युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है, और युद्ध विराम की घोषणा भी राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है, वह युद्ध की समाप्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों में आता है। अब राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति मैंने आपको पहले बता दी कि अनुच्छेद 111 में स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है। जैसे कि वो उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है या अपने पास रख लेता है, इसका मतलब राष्ट्रपति का जे भी वीटो या वीटो पावर है। वीटो के बारे में भी मैंने आपको अलग बताया था, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जे बी वीटो। पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति की राज्यों से संबंधित शक्ति भी होती है कि राष्ट्रपति राज्यों से संबंधित शक्ति, वो कैसे? किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, इनसे संबंधित
कोई भी विधेयक संसद में लाया जा रहा है तो वो राष्ट्रपति की पहले से अनुमति लेकर के लाया जा रहा है। इनको भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हो या उतार सकते हो। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। ये राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ थी। अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कल पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।